फिल्म थिएटर में आने के लिए आपको एक अच्छी फिल्म बनाना ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि लावनी देखना अच्छा नहीं है, लावनी खराब है, गलत है। मेरे को लगता है कि लास्ट सिल्वर जुबली मूवी है, इसके बाद कोई सिल्वर जुबली मूवी मराठी में नहीं हुई। लेकिन बिहार में शोज़ करना, जबकि वंस मोर भी होता था तो बंदूकिया रिवॉल्वर से फायर करते थे। नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू द जैनम शो। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मराठी सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने न सिर्फ स्टेज पे लेकिन आर्टिस्ट के लाइफ में भी बहुत कुछ इम्पैक्ट लाया है। मैं बात कर रहा हूँ मेघराज राज भोसले जी के बारे में। चलो जानते हैं उनकी कहानी उनसे ही। तो वेलकम टू द जैनम शो। नमस्कार, थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। बेसिकली मैं बारामती इंदापुर रोड, इंदापुर तहसील से संसर करके गांव से मेरा शुरुआत है। मेरा जन्म बारामती तहसील के सोमेश्वर गांव से है, लेकिन बचपन संसर में गया, जो इंदापुर तालुका में आता है। मेरा प्राइमरी एजुकेशन उधर ही हो गया। देन हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी भवानी नगर छत्रपति हाई स्कूल उधर हो गया। उसके बाद मैं जूनियर कॉलेज को वर्धमान महाविद्यालय वंचन नगर में था। मैंने उसके बाद सीनियर कॉलेज को पुणे आ गया, और पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में मैंने पॉलिटिक्स पे ग्रेजुएशन किया। देन मैंने डीवीएम किया आकाश पैक में। उसके बाद में फिर पुणे में ही होगा, लेकिन मेरा बचपन पूरा पुणे डिस्ट्रिक्ट में बारामती के पास तो आपको क्या लगता है मराठी फिल्म्स को सिनेमा में लाने के लिए क्या करना चाहिए? सिनेमा गृह में लाने के लिए हम्म। बेसिकली अच्छे फिल्म्स मराठी के बनते हैं तो अच्छा उनको परफॉर्मेंस थिएटर में होता है। अच्छे फिल्म थिएटर में आने के लिए आपको एक अच्छी फिल्म बनाना जरूरत है। तो बेसिकली बहुत सारे अच्छे फिल्म मराठी में बन रहे हैं, और जो थिएटर में अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रही है, क्योंकि मराठी ऑडियंस बहुत सिलेक्टिव है कि उनको अच्छी फिल्म ही पसंद है। अच्छे जॉनर, अच्छा कंटेंट ही वो देखने को आते हैं। अच्छी फिल्म हो तो जरूर मराठी फिल्म से या ऑडियंस थिएटर में आएगी, इसलिए अच्छी फिल्म बनाना जरूरी है। ओके। मराठी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? बेसिकली मराठी फिल्म या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, स्पेसिफिकली मराठी में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नाम की कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ जिनके पास कुछ थिएटर की चेन है वही डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर का काम रहता है, हमने हिंदी में देखा या बहुत साउथ के रीजनल लैंग्वेज में देखा, कि वो राइट्स देते हैं। फिर वो फिल्म कैसे रिलीज करना उसका प्लानिंग करते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेंसेस वो करते हैं, और फिर उनमें उनमें जो भी प्रॉफिट होता है उनका हो जाता है। लेकिन मराठी में ऐसे बहुत एग्जाम्पल कम है कि ऐसे फिल्म्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राइट्स लेते हैं। बेसिकली थिएटर के चेन रहते हैं लोगों के पास, किसी के पास 20 थिएटर, किसी के पास 50 थिएटर, किसी के पास 100 थिएटर्स। ऐसे जो लोग हैं वही डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, और वही मराठी फिल्म अलग अलग अपने एरिया में फिल्म रिलीज करती है। इस प्रकार से मराठी डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। आपने पांडव एंटरप्राइजेस कब और क्या विजन से शुरू किया था? बेसिकली जब मैं 1995 में फर्ग्यूसन से पास आउट हो गया, तो मेरे पास साथ में पूजा बात्रा जी, देन अपने सोनाली कुलकर्णी सीनियर, वो साथ में थी फर्ग्यूसन में। तो हम एक साथ में बहुत सारे ड्रामास के लिए काम करते थे। उधर थोड़ा कल्चरल इंटरेस्ट मेरे से तैयार हो गया था। बेसिकली मेरा कोई भी बैकग्राउंड मेरे फैमिली से ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे कल्चरल बैकग्राउंड जैसे बोलते हैं ना, फादर मदर या इस फैमिली से, तो ऐसा कोई नहीं हमारे घर में था। पूरे अलग बैकग्राउंड से हम हैं। लेकिन फर्ग्यूसन में जब ये इंटरेस्ट तैयार हो गया, और फ्रेंड्स के साथ बोले कि चलो हम भी कुछ बना सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। तो उस टाइम पांडव एंटरप्राइज करके, पांडव करके हमने 5 दोस्त थे, तो एक साथ हमने ये चालू किया, इसलिए पांडव नाम दिया था उसको। एंटरप्राइजेस ये ऐसे ये हमारी कंपनी 1995 में चालू हुई, जिसमें फर्स्ट टाइम हमने मराठी लावनी शो बनाया जो सुपर डुपर हिट हो गए।
लावनी और मराठी लोक कला को स्टेज पे लाने के लिए क्या आइडिया आया? बेसिकली मैंने अभी बताया कि जब मैं फर्ग्यूसन से पास आउट हुआ तो हमको तब तक मैंने कोई लावनी रिलेटेड तमाशा में इसके पहले लावनी होती थी तो मैंने ऐसे कोई शोज नहीं देखे थे उस साइड हमारे घर आने से कोई तमाशा देखना भी अलाउड नहीं था। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अगर लावनी हम सुनते हैं रेडियो पे या गाड़ी में टेप रिकॉर्डर पे लगाया तो सुनने को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वही लावनी का प्रोग्राम हम देख नहीं सकते या महिला देख नहीं सकती, तो ये क्यों? सुनने को तो अच्छी है, सब है। फिर हमको थोड़ा पता चल गया कि मैं बोला इतना क्यों लोग ये करते कि लावनी देखना अच्छा नहीं है, लावनी खराब है, गलत है, लावनी परफॉर्मेंस करने वाले भी गलत लोग रहते हैं, ये क्यों? इसके ऊपर मैंने थोड़ा विचार किया तो ध्यान में आया कि जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसके कारण लावनी का खराब हो गया है, नाम खराब हो गया है। बेसिकली लावनी बहुत सुंदर है, अच्छी है, बहुत मीनिंगफुल है। तो इसको अच्छे से प्रेजेंट किया तो लोगों को पसंद आएगी। यही करने के लिए हमने फर्स्ट टाइम पांडव निर्मित हमारे प्रोडक्शन हाउस के ऊपर फर्स्ट टाइम लावनी शो बनाया जिसका नाम था चौफुला। जो बेसिकली लावनी शो था, फर्स्ट टाइम हमने ये तमाशा से लेके लावनी थिएटर में लाई, जिसमें बाल गंधर्व में जैसे थिएटर में कभी उसके पहले लावनी नहीं होती थी, लोग देखते नहीं सकते थे। पहला ही शो हमारा हाउसफुल हो गया और लोगों का अच्छा आया क्योंकि हमने देखा कि प्रेजेंटेशन अच्छा बनाया, हम्म। उसमें कुछ भी वल्गैरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया। आप फैमिली के साथ देख सकते, आप अपनी वाइफ को साथ में लेके साइड में बिठा के लावनी देख सकते, ऐसा हमने कंसेप्ट बनाया। और जिसमें परफॉर्म करने वाले भी हमारे सब एजुकेटेड आर्टिस्ट थे। हमारा टैगलाइन ऐसा था कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये कलाकार है जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका लावनी देखने को आइए। तो लोगों को एक लगा कि यार कुछ तो स्पेशल है, ग्रेड ग्रेड अच्छी ग्रेड ग्रेड का प्रोग्राम है, इसलिए लोग आना चालू हो गए और फर्स्ट शो से हमारा वो पिकअप हो गया। इसलिए हमारा पांडव निर्मित चौफला ये पायोनियर प्रोग्राम है फॉर दिस कमर्शियल लावनी शो। ओके। तो आपके लिए थिएटर और सिनेमा का क्या इम्पोर्टेंस है पर्सनली? बेसिकली थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप कौन सी भी फिल्म में चाहिए, चाहे आप टेक्निकल फिल्म में चाहिए, चाहे आप एक्टर फिल्म में चाहिए, कौन सी भी इसमें चाहिए कि थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप थिएटर में सक्सेस होते हैं तभी आप आगे स्क्रीन पे सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा सब नए आर्टिस्ट को बताता हूँ कि आप अपना करियर थिएटर से कर लीजिए। अपना छोटे छोटे लड़के लोग करियर में आने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनको माता पिता को लगता है कि अपना बेटा बेटी एड फिल्म में दिखना चाहिए, फीचर फिल्म में दिखना चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखना चाहिए। लेकिन मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि उसको पहले थिएटर में ये कर लीजिए। इसलिए हमारा बाल रंगभूमि परिषद है, नाट्य परिषद है, ये संस्थाएं उन बच्चों के लिए काम करती है कि उनको छोटे एज में ही थिएटर का कॉन्फिडेंस है। बड़े बड़े आर्टिस्ट अभी भी थिएटर करते हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि थिएटर फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। थिएटर में आप अपना फाउंडेशन एकदम भक्कम कर दिया तो आपको आगे फ्यूचर में कुछ भी स्क्रीन पे काम करने में कौन सी भी फील्ड में प्रॉब्लम नहीं आता। आपने जाओ तीथे खाओ जैसी फिल्म प्रोड्यूस की। इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या स्टोरी थी? बेसिकली जब मैं 1995 से फोक शो से के थ्रू, लावनी शो के थ्रू मेरा एंट्री हो गया इंडस्ट्री में और तकरीबन आज 30 साल होने का है। जुलाई में हमने चालू किया था और अभी 25 है, तो 30 साल हो गए मेरा ये करियर में। तो ये 30 साल में मैंने फोक शो से चालू किया, फिर ड्रामाज बनाए, बहुत सारे ड्रामाज बनाए, देन कोई टीवी कमर्शियल बनाए, एड्स बनाए, सीरियल बनाए, देन फर्स्ट टाइम हम फुल लेंथ फीचर फिल्म की इसमें आए। तो उस टाइम हमने जाऊ थी तो कहूँ ये फिल्म का कंसेप्ट फाइनल किया जो पूरा एक करप्शन सिस्टम पे था। गवर्नमेंट के इसमें जो करप्शन होता है, किस प्रकार सिस्टम होता है और करप्शन रोकने के लिए हम किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, एक आम आदमी भी किस तरह से ये करप्शन को सबक सिखा सकता है, ये हमने फिल्म में दिखा है। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत लैंग्वेज में उसका रीमेक हो गया अदर लैंग्वेज में भी। और ये मेरे को लगता है कि लास्ट सिल्वर जुबिली मूवी है, इसके बाद कोई सिल्वर जुबिली मूवी मराठी में नहीं हुई। इसी लास्ट सिल्वर जुबिली मूवी जाऊ चिता कहूँ ये फिल्म थी। इट्स बहुत ही बड़ी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी। ओके। आपने काफी बड़े इवेंट्स और कॉर्पोरेट शोज ऑर्गेनाइज किए। कौन सा सबसे चैलेंजिंग था?
बेसिकली मैं 12-13 स्टेट में कॉर्पोरेट इवेंट्स कर चुका हूँ। कोका कोला इंडिया के लिए, देन एयरटेल, रिलायंस, बहुत सारे कॉर्पोरेट के लिए मैं नेशनल वेंडर हूँ। मेरा पांडु एंटरप्राइजेस कंपनी के लिए काम करता है। हमने हर एक जब ये चौफुला हमारा लावनी का फोक शो थम्स अप के लिए किया कि एक थम्स अप पे एक टिकट फ्री ऐसा करके सब महाराष्ट्र में शोज किए। उसके बाद कोका कोला ने ये थम्स अप ब्रांड के लिए पूरे इंडिया में हमको काम दिया। तो इसमें चैलेंज ये था कि हमने बहुत गुजरात में काम किया, राजस्थान में किया, इधर आंध्र कर्नाटका में भी किया, उधर के लोकल आर्टिस्ट लेके कोई रीजनल लैंग्वेज में शोज किए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सबसे प्रॉब्लम था बिहार यूपी में 10-10 हजार क्राउड के शो करना। वो बहुत हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। बहुत हमको जब फर्स्ट टाइम मैं बिहार भी इतना घुमा तो मैंने देखा बिहार में बहुत ही खराब परिस्थिति थी उस टाइम जब हम 2000 के आसपास वो शोज करते थे। तो ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट थे या गांव थे कि जिधर हम लड़कियों को भी लेके नहीं जा सकते थे शोज करने के लिए, इतना डिफिकल्ट था उधर। तो हम पूरा जेंट्स का शो करते थे, जेंट्स का ऑर्केस्ट्रा रहता था। कई जगह ऐसा था कि 5 बजे चालू करो, 7 बजे ही खत्म करो, 7 बजे के बाद कोई शो नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं करते थे। लेकिन ओके। कई ऐसे जगह हमको बिहार में भी मिली कि बहुत गरीब लोग हैं, जो खाना देने के रुपए भी हमारे इधर काम करने को आते थे। बहुत अच्छे लोग थे जो 10,000 क्राउड हमारे शो को आता था। उनके लिए ये बड़ी फिल्म पे स्टार नाइट जैसी थी, क्योंकि बड़े बड़े हम उधर के स्टार को लेके जाते थे देखने के लिए। लेकिन बिहार में शोज करना, जबकि वंस मोर भी होता था तो बंदूक या रिवॉल्वर से फायर करते थे हवा में और बोलते थे वंस मोर चाहिए, ऐसे चाहिए, तो ऐसे हमने शो किए। तो महाराष्ट्र में कोई एजेंसी नहीं होगी कि जिसने बिहार, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जाके 10,000 क्राउड के इवेंट किए, गांव खेड़े में जाके, और हजारों शोज किए। तो ये बहुत ही ये वही आंध्र कर्नाटका में लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। में तेलुगु लोग तो इंग्लिश या तेलुगु से बोलते ही नहीं थे, तो बहुत डिफिकल्ट होता था। पहले उधर जाके काम करना, उनको सब हर इसका पैसा देना, कैश हैंडल करना, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट काम था, चैलेंजिंग काम था, लेकिन ये बहुत हम सक्सेसफुली हमने कर दिखाया। आर्टिस्ट वेलफेयर के लिए एमआरबी फाउंडेशन कैसे बना और क्या मेन मकसद था? बिल्कुल, मेघराज राजे भोसले फाउंडेशन, एमआरबी फाउंडेशन, ये हम आर्टिस्ट के इंश्योरेंस के लिए काम करते हैं। बेसिकली हमने देखा है कि बहुत सारे कलाकार जब उनको कुछ कमाई होती है, अच्छे दिन रहते हैं, तो हेल्थ के लिए वो उतने प्रिकॉशन नहीं लेते हेल्थ का। और जब भी उनका जब उस टाइम पीरियड रहता है, वो लोग उनको बहुत उनको खुश करते हैं या उनको खुश देखते हैं, तो उनको कुछ ये नहीं रहता है। लेकिन जब बुढ़ापा होता है या कुछ उनको होता है, जैसे अभी कोविड का पीरियड आ गया है, उस टाइम आर्टिस्ट लोगों को फिर कोई नहीं आता, क्योंकि कोविड में देखा होगा कि जब भी लॉकडाउन होता था तो सबसे पहले एंटरटेनमेंट बंद हो जाते थे। हमारा फील्ड सबसे पहले लॉकडाउन हो जाता था, और जब अनलॉक होता था तब भी सबसे लास्ट ये थिएटर्स या शूटिंग चालू हो जाते थे। इसलिए आर्टिस्ट के बहुत नुकसान हो गया। उस पीरियड में ध्यान में आए कि उस टाइम उनके पास कोई नहीं रहता है, हम्म। क्योंकि जब आप अच्छे हैं तब सब आपको सहारा देते हैं, सब आपको तारीफ करते हैं, लेकिन आपको जब जरूरत होती है तब कोई नहीं रहता। इसलिए उनको इंश्योरेंस उनका होना बहुत जरूरी है। वो बीमार पड़ गए, किसी का हाथ पर वो पैसा नहीं मांग सकते थे, बहुत स्वाभिमानी रहते कलाकार, तो उनको किधर किसके उधर पर हाथ ये फैलाने की जरूरत नहीं, खुद का इलाज खुद कर सकते हैं। इसलिए उनका इंश्योरेंस के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके जो ईयरली जो हेल्थ चेकअप है, उसके लिए हम हमारा एमआरबी फाउंडेशन काम कर रहा है, और उसमें बहुत हमको आनंद मिलता है ये काम करने में। आपको क्या लगता है आज के यूथ को मराठी नाटक से कितना कनेक्शन है? नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन अभी परिस्थिति देखी पुणे और मुंबई में देखा, तो पुणे ये बहुत ही कल्चरल सिटी है। मराठी ड्रामास और मराठी फिल्म्स के लिए हमेशा सपोर्टिंग सिटी रही है। लेकिन अभी का पीरियड देखा तो मराठी फिल्म से ज्यादा मराठी ड्रामा को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सब बड़े बड़े शोज हाउसफुल चल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी अभी ड्रामास कर रहे हैं, उसके लिए टाइम दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ड्रामास के लिए अच्छा ऑडियंस मिल रहा है, लेकिन ये हर सिटी में मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
आप अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल में क्या नया काम कर रहे हैं? अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल ये मराठी इंडस्ट्री के लिए काम करने वाली फादर बॉडी है, जो बहुत ही 60 साल के ऊपर से ज्यादा साल से काम कर रही है। और अबो देन 65,000 मराठी टेक्नीशियंस, मराठी एक्टर्स, सब मराठी कैटेगरीज में काम करने वाले मराठी फिल्म रिलेटेड लोग इसके मेंबर्स है। मराठी चित्रपट महामंडल का बेसिकली काम ये रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और आर्टिस्ट लोग हैं उनके प्रॉब्लम में एक मीडिएटर करके काम करें। तो हम पहले से वही काम कर रहे हैं, चाहे मराठी सब्सिडी का प्रॉब्लम हो, मराठी थिएटर्स का प्रॉब्लम हो। तो अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि मराठी अभी फिल्म में अच्छा सब्सिडी है। ए ग्रेड को 40 लाख है, बी ग्रेड 30 लाख है, सी ग्रेड में 10 लाख मिल रहा है अभी। सब्सिडी तो है, लेकिन मराठी फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम है। मराठी फिल्म थिएटर्स में लगाने के लिए थिएटर्स अवेलेबल नहीं होते। ये बेसिकली प्रॉब्लम है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और महामंडल ये प्रयास कर रहे हैं कि मराठी फिल्म अगर प्रोड्यूसर या मराठी फिल्म चलेगी या रहना चाहिए, तो मराठी प्रोड्यूसर को थिएटर की जरूरत बहुत है। क्योंकि हमने देखा कि मराठी थिएटर की संख्या बहुत कम होती जा रही है। मराठी सिंगल स्क्रीन थिएटर बहुत सारे बंद है। मराठी मल्टीप्लेक्स के रेट्स अफोर्डेबल नहीं है। दैट्स व्हाई ऑडियंस उधर ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं देती। पूरे जमाने में मराठी सिंगल स्क्रीन में 40-50 रुपीज में लोग सिनेमा देख सकते थे अच्छे थिएटर से, लेकिन अभी बहुत सारे बंद हो गए। तो हम मराठी चित्रपट महामंडल यही प्रयास कर रहा है कि मराठी ऑडियंस के लिए, मराठी प्रोड्यूसर्स के लिए छोटे-छोटे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स या डबल स्क्रीन थिएटर्स मिनीप्लेक्स टाइप बनाए, जिसको वीडियो पार्लर के अंतर्गत उसका परमिशन मिले। हर तालुका प्लेस पे, हर तहसील प्लेस पे एक थिएटर होना चाहिए। मिनिमम 250-300 स्क्रीन बन गए, सिंगल स्क्रीन थिएटर छोटे-छोटे। तो बहुत सारी मराठी फिल्म चलेगी और बहुत सारे मराठी प्रोड्यूसर को उसका शेयरिंग भी मिलेगा। इसलिए महामंडल और मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ कि मराठी फिल्म अगर बचाना है, मराठी प्रोड्यूसर को बचाना है, तो आप मराठी थिएटर्स की संख्या बनाए। इसलिए शासन हमको मिनिमम रेंट पे जमीन दे, उसमें महामंडल ऐसे थिएटर्स बना सकते हैं। आप मराठी इंडस्ट्री में किस बदलाव को देखना चाहेंगे? मराठी इंडस्ट्री बहुत सारे अभी बदलाव हो रहे हैं, नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं। अच्छे कंसेप्ट या कंटेंट पे मराठी फिल्म्स काम कर रही है। टेक्निकली भी बहुत साउंड हो रहा है मराठी फिल्म, क्योंकि नए नए डायरेक्टर्स है, डीओपीज है, बहुत एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। हम बेसिकली हमको जरूरत है अच्छे और कंटेंट लाने की, राइटर तैयार करने की, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी मेकर्स भी अच्छे, प्रोड्यूसर्स है, 150-200 फिल्म मराठी की बनती है, लेकिन और अच्छे राइटर्स इंडस्ट्री में आना जरूरत है। क्योंकि मराठी में इतना साहित्य, बड़ा साहित्य है, उसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट या फिल्म बना सकते हैं हम। साहित्य बहुत सारा है, तो उसको चूज करने के लिए और उसको अच्छा स्क्रीन प्ले डायलॉग से उसका एक स्टोरी बना लेके अच्छा राइटर कैसे बने, इसलिए महामंडल हम प्रयास करें कि उसके लिए हम अच्छे राइटर तैयार करें। ओके। आपके सपनों का एक प्रोजेक्ट जो अभी भी पूरा नहीं हुआ? मेरे सपना का, मेरा मेन सपना ये था कि जो भी है, मीन्स वही जो इंश्योरेंस के बारे में मैंने बताया कि मराठी आर्टिस्ट है, तो उनका इंश्योरेंस है, उसका हेल्थ का पूरा केयरिंग गवर्नमेंट देखे। ये मेरा प्रयास है। मराठी आर्टिस्ट को उसका रहने का घर, उसका आरोग्य और वो 2 टाइम खा सकता है, इसके लिए उसका इंतजाम, इसकी जवाबदारी गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। इसलिए हम मेरा प्रयास है कि उसको एक खुद का घर मिलना, उसका हेल्थ का सेफ्टी, ये इम्पोर्टेंट है। और उसको एक आइडेंटिटी मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, कि जैसे कुछ भी हो गया तो गवर्नमेंट कैसे किसानों को हेल्प करती है, पैकेज देती है, या बाकी चीजों को पैकेज देती है, वैसे आर्टिस्ट लोगों को मिलना चाहिए। ये मेरा एक सपना है और वो भी जल्दी खत्म पूरा होगा, ऐसे मुझे लगता है।
आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो? एक्चुअली मेरा पर्सनल लाइफ बहुत कम है। बहुत ही कम टाइम मिलता है क्योंकि जितने सारे संस्थाओं के ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं इंडिया का पूरा फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो पूरा भारत भर मेरा आना जाना रहता है। देन अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल का 10 साल से प्रेसिडेंट हूँ। तब भी महाराष्ट्र में 11 ऑफिसेस है हमारे, 65,000 मेंबर्स है। पूरे महाराष्ट्र भर घूमना पड़ता है। देन अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद का पुणे का प्रेसिडेंट हूँ 10 साल से। उसके लिए भी बहुत सारा काम रहता है। देन लोककला लावणी निर्माता संघ है, नृत्य परिषद महाराष्ट्र है, महाकला मंडल है, देन बाल गंधर्व परिवार ट्रस्ट है। ऐसे बहुत सारे संस्थाओं के ऊपर एज ए प्रेसिडेंट काम करता हूँ। तो बहुत सारा काम मेरा टाइम ये सोशल वर्क में जाता है। जब भी लास्ट मेरे यहाँ मूवीज बना 2014 में, मैं 1997 से 1995 से 2014 तक बहुत ये था, कॉर्पोरेट इवेंट्स और शोज या फिल्म सीरियल्स ड्रामास। तो प्रोडक्शन हाउस में बहुत ये था। उसके बावजूद सोशल लाइफ में लास्ट 10 इयर्स बहुत ही बिजी हो गए सब इसमें। तो थोड़ा मुश्किल रहता है कि फैमिली को ये करना, लेकिन तब भी थैंक्स टू माय फैमिली कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं इसमें कि भले वो मैं उनको टाइम ना दूं, तब भी मैं जो काम कर रहा हूँ आर्टिस्ट के लिए, तो उसके लिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इसके कारण ये होता है, मैनेज हो जाता है। वंडरफुल। अब मैं 5 क्वेश्चन आपको रैपिड फायर पूछूँगा, आपका जो दिमाग में सबसे पहले आए वो आंसर हम्म, करना है। थिएटर या सिनेमा? बेसिकली थिएटर। फेवरेट मराठी एक्टर ऑफ ऑल टाइम? फेवरेट मराठी एक्टर अशोक सराफ सर है। एक कलाकार जिससे आप हमेशा इंस्पायर रहते हो? मराठी कलाकार, मैं सचिन जी पिलगांवकर सर से बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि उन्हें एज में भी इतने वो टैलेंटेड और काम करते, तो आई एम इंस्पायर ओनली। फोक डांस या मॉडर्न म्यूजिकल? फोक डांस। एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करे। ट्रस्ट। ओके, वंडरफुल। आपने पहली बार स्टेज पे कदम कब रखा था? मैं वही बोला कि जब 1995 में मैंने चौकबला चालू किया, उस टाइम बाल गंधर्व थिएटर में फर्स्ट टाइम स्टेज पे ये रखा, पैर रखा। और वहां से आज तक रंग देवता का पूरा साथ है। आज तक कितने साल से 30 साल हो गए, तो बाल गंधर्व में अभी तक कोई मेरा शोज अनसक्सेस नहीं हुआ। और रंग देवता का हर शो में हमका आशीर्वाद रहे। आपके करियर का प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था? प्राउड ऑफ मोमेंट यही कि मैं चित्रपट महामंडल का प्रेसिडेंट हो बन गया। जबकि इसका आप पूरा ये देखे तो बहुत बड़े बड़े लोग इसके प्रेसिडेंट बने। मैं सबसे कम एज में या इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, और 10 साल से प्रेसिडेंट हूँ क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है मैक्सिमम 3 4 5 साल तक कोई प्रेसिडेंट रहा है। लेकिन लास्ट 10 इयर्स आई एम प्रेसिडेंट, दैट्स वेरी प्राउडफुल थिंग टू मी। अगर आप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? आर्टिस्ट नहीं होता तो पॉलिटिशियन पक्का ओके। होता है। आपके लिए समाज सेवा कितना जरूरी है? बहुत मेरे लिए अहम है। समाज सेवा ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी मैंने बताया ना, जैसे मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मुझे अलग अलग बुलाते हैं। तो मैं कोई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सबसे मेरे अच्छे रिलेशन है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन समाज सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, वही आपको काम रिजल्ट लाती है। बाकी इससे आपको जो सुकून मिलता है वो समाज सेवा से ही मिलता है। तो आपने कौन से समाज सेवा किया है अभी तक? मैं खुद का कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड में मैंने काम किए कि जब भी मुझे चांस मिलता है, कौन सी भी क्षेत्र में किसी भी ये, तो उसके लिए मैं आगे रहता हूँ और मुझे उसमें आनंद मिलता है। तब मैं विचार नहीं करता कि मैं कितने पोजीशन पे बड़े हूँ, मैं क्या करना चाहिए, मेरा काम नहीं है। लेकिन कोई भी कौन सी भी समाज सेवा के लिए कोई भी मुझे अगर बुलाता है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ। आपके नजर में से एक ट्रू आर्टिस्ट कौन होता है? वही तो आर्टिस्ट रहता है कि आप कितना भी फेमस हो, कितनी बड़े आर्टिस्ट हो, आप ये कला में बहुत बड़े हो, लेकिन आदमी एक आदमी करके आप बहुत बड़ा होना इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि वो आर्टिस्ट बड़ा हो ये अच्छी बात है, आर्टिस्ट लोग सभी अच्छे रहते हैं, अलग-अलग अपने क्षेत्र में अलग रहते हैं। लेकिन वो आदमी करके लोगों ने बताना चाहिए कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है। आर्टिस्ट तो बड़ा हो लेकिन आदमी अच्छा होना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपको कुछ हमारे ऑडियंस को कहना है? नहीं बहुत ही अच्छा लगा आज ये शो में आने आने के बाद। मैं यही करता हूँ कि आप अगर ये कल्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में मैं हूँ, तो इसमें मैं जैसे मैंने बताया कि आप अपना सातत्य कायम रखिए। कौन सी एक दिन में आप स्टार नहीं बन सकते, कोई भी बड़ा टेक्नीशियन नहीं बन सकते। कंटिन्यू आप अपने फील्ड में काम करते रहे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों को मिलिए। कोई भी शॉर्टकट से आगे जाना है तो ये सक्सेस नहीं। एक रात में आप बड़ा स्टार नहीं हो सकते, उसके लिए मेहनत इम्पोर्टेंट है। मेहनत और प्रयास से ही सबको 100% यश मिलेगा, ये मुझे खात्री है। थैंक यू। थैंक यू सो मच आप सबने ये पॉडकास्ट में ट्यून इन किया। दिस इज द जैनम शो, साइनिंग ऑफ। और थैंक यू सो मच आप हमारे साथ आए, एंड होपफुली आप सबने कुछ नया सीखा। अगर आपको ऐसे ही और पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिस इज जैनम साइनिंग ऑफ।